नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा की कहानी अधूरी जिंदगी। उस रात बादल फटा, मानो वह जलबार से असहाय होकर धैर्य खो बैठा हो। भूमि को ढूंढ ढूंढ कर वर्षा के तीरों से भेदना आज उसे अपना कर्तव्य लग रहा था। अचानक जोर से दरवाजे के पीछे कोई बोला, खोलिए। आवाज भारी और आतंकित थी। लगा कोई पीछे पड़ा है, परंतु कोई नहीं था। यह तो बारिश की दहशत थी। दरवाजा खुला। रवि कुछ देर शोभा को क्रुद्ध नेत्रों से देखता रहा। इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें पता नहीं बाहर क्या हालात हो रहे हैं? शोभा उपेक्षित भाव से बोली। अंदर वाले रूम में थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया। कपड़े बदल लो, चाय बना देती हूँ। चाय पीने के बाद रवि के शरीर और मन दोनों की गर्माहट शीतल हो गई। रवि और शोभा में वाक्य युद्ध होता ही रहता है। हमेशा युद्ध का कारण अज्ञात और उसका अंत अनिर्णित रह जाता है। बारिश थम गई थी। पानी फुट से इंच रह गया था, पर उसका प्रभाव कीचड़ के रूप में यत्र तत्र दिख रहा था। घर की दीवार सीलन से फूल गई थी। उसका प्लास्टर झड़कर फर्श पर गिर रहा था। रवि झाड़ू हाथ में लेकर फर्श साफ करने लगा। यह शोभा से देखा ना गया। वह तिल मिलाकर बोली, झाड़ू बाद में लगाना, पहले बाजार से कुछ सब्जी ले आओ। तुम्हें घर की तो कोई चिंता है ही नहीं। स्वीटी 5 दिन से बीमार है, उसे अस्पताल ले जाने की फुर्सत नहीं। झाड़ू की बहुत चिंता है। घूम फिरकर उसे ही उठा लेते हो। घर साफ हो या ना हो, झाड़ू जरूर उठेगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि अभी कुछ देर पहले ही झाड़ू लगा है? पर तुम्हें मजा आता है झाड़ू लगाने में। रवि निस्तब्ध था। उसे इन प्रश्न बाणों को झेलने की आदत पड़ गई थी। वह खड़ा हुआ कमरे में डले अस्त व्यस्त सामान और सोफे पर पड़ी अनावश्यक वस्तुओं को देखकर किसी अपराध बोध का अनुभव करते हुए कुछ कहने को हुआ, तू, और फिर बात को पी गया। वह सोचने लगा कि यह कोई नई बात तो नहीं है जो इस पर कुछ कहा जाए। उसने झाड़ू उठाया और फर्श साफ करने लगा। इस बार झाड़ू कुछ कह रहा था, पर आवाज तेज होने के कारण अस्पष्ट और दुर्बोध थी। यह सिद्धांतों की लड़ाई थी, जिसमें किसी एक की विजय अनिश्चित थी। शादी की सहनाई से ही इस युद्ध का बिगुल बज गया था। तब से अब तक ना जाने कितनी बार यह युद्ध एक अंत तक पहुंचते पहुंचते रह जाता है। हर बार दोनों योद्धा एक दूसरे के तन और मन को इतना घायल कर देते हैं कि अब बस निर्णय हुआ। लेकिन हर बार की तरह हमेशा युद्ध अनिर्णय और मूक चीत्कार लिए कई महीनों के लिए नीरता में बदल जाता है। रात होते ही स्वीटी का बुखार जोर पकड़ने लगा था। बुखार कैसे आया, इस प्रश्न का उत्तर दोनों एक दूसरे से जानना चाहते थे, पर उत्तर भी कई प्रश्नों को एक साथ दागता, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। बुखार का असर स्वीटी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में सफेदी छा रही थी। नाक बहने के कारण लाल हो गई थी। रूखे सूखे बालों में बार बार उंगलियां उलझाकर स्वीटी को खींचना चक्की के पाटों के बीच में पिसते हुए अनाज के जैसा लग रहा था। शोभा कर्तव्य मुक्त होकर बोली, अगर फुर्सत हो तो चलो इसे डॉक्टर को दिखा लें। रवि ने खींचकर कहा, हाँ चलते हैं, पर ये बताओ कि यह बार बार बीमार क्यों हो जाती है? औरों के भी बच्चे हैं, वो तो कभी इतनी जल्दी बीमार नहीं होते। क्या मैं अब इसे भी देखूं? घर बाहर सब कुछ मुझे ही देखना है क्या? तुम्हें कुछ नहीं दिखता? बस खाना पीना सोना, यही दिनचर्या है तुम्हारी। रवि की आंखें गीली और गला भारी हो गया था। वह स्वीटी को गोद में उठाकर क्लिनिक की तरफ निकल गया। शोभा पीछे पीछे ठोकर खाते हुए चली आ रही थी। अलार्म बजा। रवि ने चद्दर से मुंह निकाल कर देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। शोभा स्वीटी के लिए गहन निद्रा में लीन थी। रोज की तरह रवि मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। हल्की हल्की दौड़ उसे बालपन में ले गई। बालपन जीवन के जंगल का वसंत होता है। रवि रुककर एक जगह बैठ गया। उसका मन मयूर इस वसंत में नृत्य करने लगा। किस तरह दोस्तों के बीच में उसकी एक महत्वपूर्ण पहचान थी। सभी दोस्तों में वह सिरमौर था। उसके द्वारा ही जाने वाली नसीहत दोस्तों के लिए कितनी अहम होती थी।
बड़े गर्व से वह अपने दोस्त रिश्तेदारों से कहता कि मुझे अपनी शादी को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसा ही हमें जीवन साथी मिलता है। और यदि दुर्भाग्यवश जीवन साथी विपरीत मन वाला मिल भी जाए तो हमें उससे इतना प्यार करना चाहिए कि वह अपने मन की सारी कड़वाहट भुलाकर मिठास में बदल दे। इसी दार्शनिकता को साबित करने के लिए जब भी रवि की सगाई की बात चलती, वह झट से अपने माता पिता से कह देता कि मेरा विवाह किसी भी अनपढ़ गंवार लड़की से कर लो, मैं बड़े आराम से उसके साथ निर्वाह कर लूंगा। मुझ में सभी के साथ एडजस्ट करने की क्षमता है। दिक्कत तो उन्हें आती है जो दूसरों के सम्मान और अस्तित्व को महत्व ही नहीं देते। मुझे जन्म आपने दिया है, इसलिए मेरे विवाह का अधिकार भी आप लोगों को ही है। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो अपने माता पिता के प्रतिकूल जाकर शादी जैसा गंभीर फैसला स्वयं ले लेते हैं। अचानक पानी की कुछ बूंदें रवि के मुंह को चूमकर अदृश्य हो गईं। सामने माली बगीचे में छिड़काव कर रहा था। सूरज तनने लगा था। रवि ने माली से पूछा, भाई साहब कितने बज गए? माली उपेक्षित भाव से बोला, आज कोई संडे थोड़ी ही है जो दिन भर यहीं पड़े रहोगे, जाओ अपना काम देखो। एक पल के लिए रवि ने फिर आंखें बंद कर ली। शहनाई बज रही थी। एक हाथ शोभा की गर्दन में डला था तो दूसरे हाथ से रवि उसकी मांग भर रहा था। इतना अपार सुख कि मानो उस विवाह मंडप के नीचे संसार के समस्त संपदाएं एकत्रित होकर अपने भाग्य की सराहना कर रही हों। इस बार बूंदों ने भिगो ही दिया। माली बोला, सोना है तो घर जाओ, मेरा काम क्यों खराब करते हो? रवि को अपने चारों ओर उफनते हुए समुद्र में एक नाव हिल्लोरे से जूझती हुई दिखाई दी। वह खड़ा हो गया मानो कोई थका हुआ जुआरी हो। माली इस बार व्यंग कसते हुए बोला, कोई काम धंधा नहीं है क्या? आ जाते हैं जाने कहां से पी पिवा कर। रवि निराश्य भाव से बोला, जा तो रहा हूँ यार। दरवाजा खुला था। शोभा किचन में कुछ बड़बड़ा रही थी। स्वीटी मुंह में अंगूठा दिए टीवी देख रही थी। कमरे के हालात युद्ध को आमंत्रण दे रहे थे। इधर उधर बिखरा हुआ सामान युद्ध में घायल सैनिकों जैसा लग रहा था। योद्धा अपने सैनिकों की दशा को देखकर दहाड़ा, मेरी टावल कहाँ है? नहाने के लिए देर हो रही है। रवि ने सारे वस्त्र सैनिक झकझोर डाले, पर शत विशत सैनिकों में अपनी टावल को ढूंढ पाना रवि को अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता लगी। असफलता चिंतन को जन्म देती है। रवि किंकर्तव्यमुढ़ खड़ा रहा, किंतु कुछ अनिर्णय भाव से पलंग की चादर खींचकर बाथरूम में घुस गया। सिर का पानी पैर को छू रहा था। साबुन की बट्टी बार बार घिसी जा रही थी, पर मैल साफ नहीं हो रहा था। फिर भी मैल। ना जाने क्यों बार बार साबुन घिसे और उंगलियों के रगड़े जाने के बावजूद भी मैल की परत विरल होने का नाम नहीं ले रही थी। 10 का घंटा बज रहा था। शोभा ने रवि के हाथों में टिफिन देते हुए कहा, कुछ रुपए दे जाओ, मेरी सहेली आने वाली है, उसको साथ लेकर बाजार में अपने लिए कुछ कुर्तियां खरीदने जाना है। रवि ने बिना कोई प्रश्न किए शोभा को 2000 रुपए थमाकर ऑफिस निकल गया। धन चिंता का कारण हो सकता है, परंतु पर्याप्त धन तो जीवन को हरा भरा बनाता है। फिर ये चिंताएं कैसी, तनाव क्यों? जब सारे सुख धन से ही प्राप्त हो सकते हैं, विषम परिस्थितियों को धन से सम बनाया जा सकता है, तो फिर मेरी जिंदगी में ये नैराश्य क्यों? बाइक चलाते हुए रवि इन्हीं दार्शनिक तर्कों में उलझा हुआ चला जा रहा था। रवि खुद को संबोधित करते हुए अपने मन में बोला, जीवन के हर मोड़ पर मैंने ही एडजस्ट किया है सारे फर्ज। नैतिकताएं मुझ पर ही लागू होती हैं। किसी को इन बातों की चिंता नहीं। विवाह से उम्मीद लगाई तो वह भी विफल निकला। उससे भी पटरी बिठाने के ना जाने कितने अथक प्रयास किए। सोचा आज सीख जाएगी, कल सुधर जाएगी, परसों समझ जाएगी। आखिर कब जान पाएगी मुझे? गांव से शहर लाया ताकि हवा पानी के साथ विचार और अनुभूतियां भी बदलेंगी, पर कहीं कुछ नहीं बदला। अगर बदला भी तो सिर्फ मैं, ताकि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने क्या नहीं किया? माँ बाप की इच्छा अनुसार शादी की, लड़की पसंद करने के विचार को तुच्छ और हीन मानते हुए संघर्ष भाव से उसे स्वीकार किया, उसकी कमियों को अपनी खूबियों से श्रेष्ठ माना। कभी किसी बात की जिद नहीं की, जो हुआ भविष्य में अच्छा हो जाएगा समझकर अनदेखा कर दिया। पर कब तक और क्यों? पता ही नहीं चला कब ऑफिस का घंटे भर का सफर गुजर गया। रवि ने गाड़ी स्टैंड पर लगाई और ऑफिस में साहब से नजरें बचाते हुए अपनी कुर्सी पर आ बैठा।
आते ही चपरासी ने एक लिफाफा थमाते हुए कहा, साहब ने आपको याद किया है। रवि ने अपनी अलमारी से एक फाइल निकाली, जेब से कुछ रुपए निकालकर फाइल के पेट में भरते हुए चपरासी को थमा और उसे साहब को देने को कहा। रवि उपेक्षित भाव से चपरासी को देखकर बोला, मुझे नहीं, इस फाइल को बुलाया है, जिसमें उन मरीजों की लिस्ट है जो भर्ती तो सरकारी अस्पताल में होते हैं पर दिखवाने डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर आते हैं। यकायक एक जोरदार आवाज लगी। रवि दौड़कर साहब के कक्ष में प्रवेश कर गया, मानो रावण की लंका में अंगद। साहब दम स्वर में बोले, क्यों रे वामन, ऐसी ही नौकरी करेगा? इन मरीजों में भगवान बसता है? कुछ तो उस ईश्वर से डर। पिछली फाइलें भी पेंडिंग है, आज भी तू लेट आया है। क्या वामन विद्या मुझ पर ही चलाएगा? कई युग तुम लोगों ने धर्म का जुआ हमारे कंधों पर रखकर अपने खेत खलिहानों में जोते रखा। अब ये वामनगिरी नहीं चलेगी। आज अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जाना मत। रवि अपना पैर जमाना चाहता था पर कुछ सोचकर रह गया। रवि मन में बड़बड़ाया कि सुनूं कि सुनाऊं, आखिर किस किस को क्या सुनाऊं। सब कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में विजित होते जाते हैं, हारता केवल मैं हूँ। क्यों हारता हूँ? इसका जवाब यह है कि मैं वामन हूँ, सबकी खुशामद नहीं करता, शोभा से बातचीत नहीं करता, उसे घुमाता फिराता नहीं। पर ये सब बातें तो गलत हैं। सत्यता तो यह है कि मैं वामन होकर भी दलित से भी बड़ा दलित हूँ। शोभा के लिए हर तरह का प्रयास करने के अवसर ढूंढकर भी गैर जिम्मेदार हूँ। रवि से रहा न गया, वे जीभ को जमाते हुए बोला, साहब आपने भी सरकारी ढाल लेकर अपने क्लिनिक को खूब विजय दिलाई है। सरकारी खजाने की दवाई दारू आपके क्लिनिक के मरीजों के स्वास्थ्य की अहम संजीवनी है। इससे बड़ी मानव सेवा संसार में और क्या हो सकती है? साहब दिल मिला गए। तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है? ध्यान रख, तेरी जीभ भी इसी क्लिनिक के पैसे से पक रही है, नहीं तो भीख मांग रहा होता। वैसे भी भीख मांग कर खाना तो तुम लोगों का सनातन कर्म है। साहब की खींच से रवि को संबल मिला। वह पुनः जीभ को संभाल कर बोला, हमें फिर पैतृक काम करने में कोई हर्ज नहीं, पर क्या तीनों युगों में शोषण करने वाला ब्राह्मण मैं ही था या वो शोषित शुद्ध आप ही थे? जब नहीं थे तो फिर से जातिगत उल्हानी क्यों? और यदि उस समय में शूद्र विरोधी दल सक्रिय थे तो भी क्या आज पुनः प्रतिक्रियावश ब्राह्मण या स्वर्ण विरोधी दल बनाए जाने की आवश्यकता है? क्या प्रत्येक समाज को अपनी अपनी जातियों को हथियार लैस करके एक दूसरे के सामने खड़े कर देना चाहिए? रवि की इन बातों को सुनकर साहब निस्तब्ध हो गए। वह अपने कक्ष में चला गया। आज रवि ने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। कहीं का तीर कहीं लग गया था, पर दर्द तो प्रत्येक तीर का तीक्ष्ण होता है। रवि अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, पानी पिया, हवा खाई, फिर कुछ हल्का मन करने के लिए वह मोबाइल पर उंगलियां फेरने लगा। नेट चालू करते ही मैसेजों की बौछार होने लगी। पता ही नहीं चला कि कौन कौन सा मैसेज महत्वपूर्ण है। अनेक ग्रुप वालों ने जबरदस्ती जोड़ रखा है, जो अपनी अपनी शेष दलीलों से हमारे धर्म, जाति और मित्रता के सर्वश्रेष्ठ स्तर की पहचान करते हुए हमें मानद उपाधियां देते रहते हैं। धर्म के 65 और जाति के 85 और शोभा के 4 मैसेज थे। रवि ने धर्म और जाति से गृहस्थ जीवन के मैसेज को श्रेष्ठ समझा। शोभा ने मैसेज में लिखा था कि इस रविवार को रवि के बड़े भैया और भाभी आ रहे हैं, जिनकी खुशामद वो नहीं कर सकती, और वह अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही है। चाबी पड़ोस में रहने वाले त्रिपाठी जी के पास से ले लेना। रवि ने एक लंबी सांस ली और नेट बंद करते हुए मोबाइल जेब में रख लिया। रवि को जीवन का हर क्षण अंधकार में लगता है। इतना सघन अंधकार की मार्ग नहीं सोचता। थका सैनिक संध्या काल में कराहता है, पर रवि को अपने जीवन संग्राम में कराहने का अवसर नहीं मिलता। वह आरक्षण परोक्ष शत्रुओं से आतंकित रहता है। शाम के 5 बजे का घंटा रवि के दिमाग में घनिष्ठकार करके बजा, पर साहब की तोप फाइलों के बीच से मुहाने पर थी। घड़ी की सुई कार्य युद्ध और गृह युद्ध के बीच में बिना कुछ बजाए घूमती जा रही थी। अचानक चपरासी चाय का कप लिए सामने खड़ा हो गया। चाय पीजिए, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। साहब की तो आदत है सबको परेशान करने की। अभी कह रहे थे वामन गया क्या? मैंने कह दिया आज तो उन्होंने टिफिन भी नहीं किया, तब से काम में ही लगे हैं। उन्हें जाने दीजिए, वे बड़े निर्दयी हैं। उन्होंने आपके लिए एक और फाइल पकड़ा दी, ये लीजिए। रवि ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फाइल ले ली और चुपचाप फाइल को टटोलने गया।
फाइल में दवाइयों के बिल थे जिनका भुगतान मरीजों से लेना था। रवि ने एक नजर चपरासी को देखा और फाइल बंद करके अलमारी में रख दी। बैग उठाया और चेहरे पर एक खींच लिए चल दिया। घर के दरवाजे पर लगा ताला रवि को अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह की भांति लटकता हुआ लगा। एक पल के लिए उसका मन किसी निर्जन स्थान पर जाने को हुआ, पर कुछ सोचकर रह गया। वह त्रिपाठी जी के घर चाबी लेने के लिए चल दिया। दरवाजा खुला, पर रवि का मन अंदर जाने की गवाही नहीं दे रहा था। अचानक उसने देखा कि स्वीटी घर में अकेली फर्श पर बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही है। उसके आसपास कुछ सेफ्टी पिन डली हुई हैं। रवि का दिल भर आया। उसने सेफ्टी पिनों को बीन कर ड्रेसिंग में रखा और स्वीटी के माथे को चूमते हुए उसे गोद में उठा लिया। रवि ने स्वीटी को प्यार करते हुए पूछा, खाना खा लिया लालो? स्वीटी अपने बाल भाषा में तुतलाते हुए बोली, मामा नमकीन दे गई थी खाने के लिए पापा जी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह स्वीटी को गोद में लेकर रोने लगा। स्वीटी अद्भुत भाव से अपने पिता की यह दशा देख रही थी। वह बोली, आप लो क्यों लाए हैं पापा जी? रवि कुछ बोल ना सका। उसने स्वीटी को गले से लगाया और खुद निर्जनता में डूब गया। स्वीटी अपने पिता के बैग को अंदर रूम में रखने के लिए खींचते हुए ले जा रही थी। कुछ समय के पश्चात दीवार पर टंगी तस्वीर पर लिखे आदर्श वाक्य, महापुरुषों के जीवन में संघर्ष होता है, ने रवि का ध्यान भंग किया। वह उठा और उसने पानी पीने के लिए रसोई घर का दरवाजा खोला। रसोई घर में बिखरे हुए सामान को देखकर रवि को अपने आप पर तरस आया। आटे का कनस्तर खुला पड़ा था। जगह जगह चाय के धब्बे फर्श पर पड़े थे। सब्जी की कतरन का ढेर लग रहा था। सिंक में बर्तन तैर रहे थे। रवि को यह सब देखने की आदत पड़ चुकी थी, पर सहने की आदत डालने में वह हमेशा खुद को असमर्थ पाता रहा। उसने एक लंबी सांस ली और रसोई का काम निपटाने लगा। दूध गर्म करके स्वीटी को पिलाया और खुद चाय पीकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। स्वीटी रवि के पास आकर लेट गई। रवि तंद्रा में था कि उसे स्वीटी के रोने की आवाज आई। वह तुरंत उठा। स्वीटी पेट पकड़कर जोर से रो रही थी। क्या हुआ बेटा? स्वीटी पेट पकड़े रोते हुए बोली, पेट में दर्द हो रहा है पापा जी। रवि ने दीवार पर टंगी हुई घड़ी में देखा 8 बज रहे थे। उसने तुरंत कपड़े बदले और बिना शोभा की प्रतीक्षा की स्वीटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से बाहर निकल आया। दरवाजे के अंदर कागज का एक टुकड़ा लिखकर डाल दिया, मैं स्वीटी को दिखाने के लिए पास वाले हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। रवि के जाने के लगभग 1 घंटे बाद शोभा घर पहुंची। दरवाजा न खुलने पर उसने दूसरी चाबी लगाकर दरवाजा खोला, लाइट जलाई। घर को सूना देखकर उसका मन विचलित हुआ। देखा एक कागज का टुकड़ा जमीन पर डला हुआ है जिस पर कुछ लिखा था। शोभा बिना समय गवाए दरवाजा बंद कर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। उसे अपना एक एक कदम प्रश्नों के कटघरे में खड़ा अनुभव हो रहा था। हॉस्पिटल छोटा ही था। शोभा ने देखा कि रवि सिर को पकड़े अचेत बैठा हुआ है। उसने रवि को झकझोरते हुए पूछा, स्वीटी कहाँ है? उसे क्या हुआ है? मैं तो उसे अच्छी भली छोड़कर बाजार गई थी। अचानक रवि की निस्तब्धता टूटी। वह शोभा को करुण दृष्टि से देखते हुए बोला, उसने सेफ्टी पिन निगल ली है। शोभा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराई हुई बोली, कैसे? रवि की आंखों में खून उतर आया। यह तुम मुझसे पूछती हो, कैसे? और फिर दोनों इस उत्तर को खोजने के लिए एक दूसरे की आंखों में उतर गए।